So here is exercise 2.1 in which we will discuss question number 4, 8 and 12. तो क्वेश्चन नंबर पहले 4 देख लेते हैं. This is 3/7 plus x is equals to 17/7. अब देखो क्या करना है हमें सबसे पहले वेरिएबल चेक करने हैं. एज वी कैन सी इट्स LHS या RHS में सिर्फ एक तरफ ही वेरिएबल है जो कि यहाँ पर है, तो हम वेरिएबल को भी यहीं पे ही रहने देंगे. वेरिएबल को चेक करने के बाद में हमें क्या चेक करना है, कांस्टेंट. अब देखो हम जब वेरिएबल को यहाँ रख रहे हैं मतलब कांस्टेंट का यहाँ पे कोई काम नहीं है. सो नाउ दिस कांस्टेंट टर्म विल गो ऑन टू द RHS दैट इज राइट हैंड साइड. तो क्या हो जाएगा, देखो हमने x यहीं पे ही लिखा है, x यहीं पर ही है, फिर इक्वल का साइन लिखा. इक्वल के साइन के बाद पहले हम इसे लिख लेते हैं 17/7. अब ये 3/7 अब वो इस तरफ आया है ना, तो इसका साइन हो जाएगा चेंज. पहले प्लस में साइन था, ये आगे यहाँ पर हो गया माइनस. नाउ एज वी कैन सी बोथ द नंबर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. इसका भी 7 है, इसका भी 7 है. सो दैट मीन्स we can directly subtract this. So it will become 17 minus 3/7. It will become 17 minus 3. It will become 14/7. So now we can divide by the table of 7. So 7 ones are 7 twos are. That is 2. So now what will the final answer? I'm not having the place over here. So please pay attention. X is equals to 2. ये आपको इसके नीचे आपको आंसर लिख देना है. देखो जो गलती हम अक्सर करते हैं, गलती क्या करते हैं कि इक्वल के इस तरफ या इस तरफ हम किसे लेकर आ रहे हैं. जिसकी पोजीशन चेंज होगी ना उसी का ही साइन चेंज होगा. हम यहाँ पे 3/7 की पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हुआ. ओके अगर हम 17/7 की पोजीशन चेंज करते मतलब RHS से LHS में ले जाते तब इसका साइन चेंज होता. जिस टर्म को हम ट्रांसपोज करेंगे LHS से RHS या RHS से LHS, सिर्फ उसी की ही साइन चेंज होगी. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज 1.6 is equals to y/1.5. चेक कर लेते हैं पहले वेरिएबल. देयर इज ओनली वन वेरिएबल, नो अदर वेरिएबल इज देयर. उसके y जैसा और कोई वेरिएबल नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म देखोगे आपके पास में सिर्फ 1.6 है, क्योंकि 1.5 तो ये y के साथ में डिवाइड हो रहा है. सो इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स अ कोएफिशिएंट. हमने बात की ना कोएफिशिएंट क्या होता है, जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो वेरिएबल के साथ में. तो ये तो कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट टर्म अपनी जगह पे एक ही है. ये भी चेक हो गया. लास्ट है आपका कोएफिशिएंट. एज वी आर सीइंग दिस कोएफिशिएंट 1.5 इज बीइंग डिवाइडेड. ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसे अब उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, RHS से LHS में ट्रांसपोज करेंगे. तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो y रह जाएगा. 1.6 तो ऑलरेडी यहीं पे ही था, ये यहाँ पे ट्रांसपोज होगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था. तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. नाउ 15 की टेबल हम लेंगे फॉर द 1.5 है और 1.6 है. दैट इज विल टेक फर्स्ट 15 की टेबल टू द 16 टाइम. सो 15 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से. 15 6 are 90. 9 on your finger. 15 ones are 15. 15 plus 9 becomes 24. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना आपको 240 मिलेगा. अब डेसिमल्स के रूल क्या है कि आपको काउंट करने हैं. यू हैव टू काउंट द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. देखो इस डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, इस डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है. दैट इज टोटल 2 डिजिट्स. सो वी विल काउंट द डिजिट्स 1 2 और यहाँ पे लग जाएगा आपका डेसिमल. तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2.4. 0 एंड में होना डेसिमल के बाद में तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12 नाउ. So the question is x/3 plus 1 is equals to 7/15. पहले वेरिएबल चेक कर लेते हैं. यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल एक ही है, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है. तो हम इसे एज इट इज यहीं पे लिख लेते हैं. आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट द कांस्टेंट टर्म. अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे एक 7/15 कांस्टेंट है और एक यहाँ पे +1 कांस्टेंट है.
एज वी आर कीपिंग द वेरिएबल ऑन टू द LHS, लेफ्ट हैंड साइड में LHS में हम वेरिएबल रख रहे हैं, तो इस कांस्टेंट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो इसे हमें क्या भेजना पड़ेगा, इसी के भाई के पास, दैट इज टू द अदर कांस्टेंट टर्म ऑन टू द RHS में भेजेंगे। तो ये इक्वल का साइन पुट ओवर हियर, ये 7/15 पहले लिखेंगे। अब ये +1 है, ये +1 वहां पे चेंज हो रहा है, देखो पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, +1 की, इसीलिए 1 का ही साइन चेंज होगा। ओके अब देखो यहाँ पे तो क्या डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम थे, तो हमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली न्यूमरेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया। What about here? यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है until and unless will not equalize the denominator। तो देखो अब यहाँ पे 1 है, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में भी 1 होगा, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो डेफिनेटली आपको इस 1 को क्या बनाना होगा, 15 बनाना होगा। दैट मीन्स आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 7/15 minus 1 into 15 and 1 into 15. So it will become 7/15 minus 15/15। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर अब सेम है, जैसे कि यहाँ पे थे, तो अब डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम 1 टाइम लिख लेते हैं। सो 7 minus 15/8। ओके अब इसके बाद में हाँ एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, गलतियां कहाँ पे करते हैं। गलतियां एक तो ये करते हैं कि जब भी हम फ्रैक्शन नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम डिनोमिनेटर सेम करना भूल जाते हैं। ऊपर का ऊपर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे का नीचे से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो नहीं हो सकता। पहली गलती थी ये। दूसरी गलती, हमें ये पता है कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या कर देते हैं, बस नीचे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को भूल जाते हैं। ये सेकंड गलती है जो हम अक्सर करते हैं। जब हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं ना, एलसीएम लेना होता है, मतलब आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो इन चीज का ध्यान रखिए। तीसरी गलती, डिनोमिनेटर जब एक बार इक्वल हो जाते हैं ना तो उसे 1 टाइम लिखा जाता है, उसे है ना 1 टाइम लिखा जाता है। सॉरी व्हाट आई एम डूइंग, इसे हम 1 टाइम लिखेंगे। हम क्या करते हैं, ये 15 में से भी 15 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये है तीसरी गलती। ये 3 गलतियों से बचना है। कौन कौन सी? गलती नंबर 1, फ्रैक्शन से ही सब्ट्रैक्ट होगा, और फ्रैक्शन में फ्रैक्शन इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा जब उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने पर ही सब्ट्रैक्ट होंगे। डिनोमिनेटर से दूसरी गलती में हम दूसरी कौन सी गलती से बचेंगे, जब डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करना जरूरी है। और तीसरी गलती से कैसे बचेंगे कि जब डिनोमिनेटर 1 हो जाते हैं तब हम उनसे सिर्फ 1 टाइम ही लिखते हैं। ओके, सो ओवर हियर व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस 7 and 15 you will get -8/15. Now I am not having the place over here, so I'm gonna just rub it from here so that I can conclude the question over there. So just take the screenshots of this question so that I can just rub the upper part of it. So I hope you have taken the screenshots. So let me just erase it, the first question over there. So I have erased it. अब हमें यहाँ पे क्या मिला है, x/3। ये है x/3 हमारा LHS पर, और RHS में हमें क्या मिला है, -8/50। हमारा कांस्टेंट भी 1 हो चुका है, कांस्टेंट में भी अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ विल सी द कोएफिशिएंट। सो एज वी कैन सी दिस कोएफिशिएंट, ये x थोड़ा मैं सही से लिख दूं, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो x के साथ में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, x के साथ में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब हम इस डिवीजन वाले 3 को, कोएफिशिएंट को RHS में शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो डिवाइड है, डिवाइड का अपोजिट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो लेट्स डू दैट। x इज इक्वल्स टू, पहले -8/15 ऐसे ही लिखेंगे हम, और क्योंकि ये ट्रांसपोज हो रहा है इसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3।
अब देखो ये पहले डिनोमिनेटर में था ना, अब ये न्यूमरेटर में आ गया है। अब आपको कैसे पता है न्यूमरेटर में आ गया है? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक्चुअली में 1 होता है ना, इसलिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो 3 है ना ये 15 से डिवाइड हो सकता है। 3 और 15 के कॉमन फैक्टर 3 ही है, तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3 5 जा, क्या क्या बचा आप देख लेते हैं। -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 ही आएगा, और 5 नीचे एज इट इज बच गया, तो ये आपका हो गया इसका आंसर। Okay, so I have done 3 questions. We have discussed 3 questions over here. The rest of the 9 questions you will do by your own. And if you have any doubts or questions regarding into this, equations, then you are please just feel free to ask me anytime. All right.